इस समय मौजूद हैं देहरादून के एकता विहार में। जब छात्र कहता है जो उसके पास पेपर मिला कि उसमें जो 2 सीलें थी वो टूटी हुई थी, एसएसपी देहरादून को किसका कॉल गया कि बेरोजगार संघ को वहाँ से उठाया जाए। हमें जी खुद कह रहे हैं कि सबसे ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून सबसे सख्त लाए हैं। धरना स्थल पर पहुँचे तो मुझे कॉल आता है। वो कॉल ऋषिकेश से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का आता है। क्या जांच का विषय है कि पुलिस भी पत्थर फेंक रही है। पेपर सेट जाते हैं। इस दौरान परीक्षा माफिया जो तंत्र है, जो पूरा एक गिरोह है, वो इसमें छेड़खानी करता है। जो है एसआईटी उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग की जांच कर रही है, क्या एसआईटी की जांच पर आपको भरोसा कितना है या नहीं है? तो जैसे ही उसमें बड़े अधिकारी और बड़े सफेद पोस्ट की संलिप्तता पाई जाती है, जांच ठप पड़नी शुरू हो जाती है। तुम साबित करके दिखाओ कि गड्ढे में सील कैसे टूटती है। और दूसरी बात यह है, अगर गड्ढे में सील टूट भी गई तो तीसरी सील उस पर किसने लगाई कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं, सफ़ेद पोस्ट भी संलिप्त हो सकते हैं। परंतु आयोग उस सबको क्यों जारी नहीं कर रहा? आयोग क्यों एक रोल नंबर और सिर्फ नाम जारी कर रहा है? जब से वो ड्यूटी करते हुए आ रहे थे, उसमें कितने उनके अंडर में जो एग्ज़ाम हुए होंगे, उस पर अब सवाल खड़े होने लगे कि ये कहूँगा कि जब 15 का मामला 22 में खुल सकता है तो समय ज़रूर तुम्हारा भी है, परंतु अगर समय मिल गया तो मामले आगे खुलेंगे, नपेंगे, जेलों के अंदर ठूसे जाएंगे। अभी आपने धामी जी को थैंक यू कहा। हाल ही में दर्ज मुकदमे थे जो धामी जी ने वो विधानसभा गैरसैंण में वापस लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हर एक टीवी पर। इस समय मौजूद हैं देहरादून के एकता विहार में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो सीबीआई जांच की मांग जो कर रहा है भर्ती घोटालों को लेकर, उनके बैनर आप देख सकते हैं पीछे। बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी फोटो और बड़े बड़े अक्षरों में सीबीआई आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके साथ यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर जो लगातार धरने स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं। और घटनाक्रम मैं आपको बता दूँ किस तरीके से जो ये घटनाक्रम पूरा रहा कि 8 फरवरी को एक बार फिर उत्तराखंड में जो 2023 में गांधी पार्क के सामने जो धरने पर बैठे थे बॉबी पवार और उनके कुछ साथी, उनको पुलिस ने रात को उठाने की कोशिश करी, जिसके बाद 9 फरवरी को जो आक्रोशित छात्र थे उन्होंने पूरा देहरादून के जो गांधी पार्क वाले रोड थी वो जाम की। और उसके बाद जो है हजारों छात्रों के हुजूम वहाँ पर मौजूद था और देर शाम वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस ने जो है पत्थरबाजों की फ़ोटो भी जारी करी, जिसके बाद कुछ 13 लगभग छात्रों पर मुकदमे दर्ज हुए गंभीर धाराओं में और उसके बाद उनकी सशर्त जमानत हुई। आज हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं खुद बॉबी पवार से जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। उनसे तमाम सवाल करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं, युवाओं की आवाज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा युवाओं की आवाज़ के साथ साथ जो भर्ती घोटालों में जिन्होंने उठाने की कोशिश करी वो एक नाम ऐसा बॉबी पवार जो काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में जो इस समय चर्चा में। तो हमारे साथ इस समय खुद बॉबी पवार यहाँ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात कर लेते हैं कि क्या होगा अब आगे, किस तरीके की रणनीति रहेंगी और किस तरीके की जो सीबीआई जाँच की मांग है वो उसमें क्या मोड़ आएगा। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपने हाल ही में प्रेस वार्ता की, आईलेट्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपने अभी प्रेस वार्ता में आरोप लगाए हैं, क्या था पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये था, आप कह रहे हैं आरोप लगाए, हमने आरोप लगाए भी और आरोप सिद्ध करके दिखाए हैं जी। उसमें हमने पूरे साक्ष्यों के साथ, जब यहाँ 25 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी आईलेट की, उसकी जो कॉपियाँ जा रही थी दिल्ली के लिए, उस रास्ते में जो छेड़खानी हुई, डिजिटल लॉक जो तोड़ा गया था, जी। उसके पूरे साक्ष्य हैं। ड्राइवर को जो 30 लाख का लालच दिया गया और उसको जो 10,000 5,000 रुपये कैश और 5,000 रुपये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, उसके भी साक्ष्य है जी। उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया पुलिस कार्रवाई को लेकर है, जो शिकायत पत्र है यहाँ उत्तराखंड पुलिस को लेकर या उत्तर प्रदेश जो शिकायती एक ऐप है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें भी वो सारी चीज़ें मौजूद है। अब हमने ये साबित कर दिया है कि रास्ते में जब इस प्रकार की परीक्षाओं से पहले जो पेपर सेट वगैरह जाते हैं, परीक्षाओं के बाद जो पेपर सेट जाते हैं, इस दौरान परीक्षा माफिया जो तंत्र है, जो पूरा एक गिरोह है, वो इसमें छेड़खानी करता है। ये साबित हो चुका है जी। अच्छा, बात गिरोह की करी आपने, तमाम नेक्सस इसके पीछे अगर इसकी जांच अगर ढंग से हो, जिस तरीके से आरोप लगाया और आपने कहा कि हमने सिद्ध भी उसको किया है, तो कहीं ना कहीं इसके जो गिरोह का तार क्या पता किसी और परीक्षा से भी सम्मिलित मिलते हैं, इसमें क्या मानते हैं आप? मैं ये कह सकता हूँ कि पीसी के बाद जब हम यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे तो मुझे कॉल आता है। वो कॉल ऋषिकेश से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का आता है कि हम भी आईलेट्स के लिए कोचिंग करवाते हैं और हमारे छात्रों को लगातार कॉल आते रहते हैं कि आपका 3 लाख 5 लाख रुपए में हम करवा देंगे, ये उनका कहना था। तो जब 3 लाख 5 लाख के लिए कोई माफिया इतना बड़ा कदम उठा सकता है, इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, तो मुझे लगता है कि जो बड़ी परीक्षाएं हैं जिसमें बड़ी रकम मिलती है,
यहाँ तक कि जैसे जेईई में 25 से 50 लाख तक, पीसीएस में 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक जो मिलता है, उसमें तो निश्चित रूप से ये ऐसे कदम उठाते होंगे, ऐसा रिस्क लेते होंगे। तो ये दिखाता है कि वास्तव में जो परीक्षा माफिया जो एक गिरोह है वो बड़ा मजबूत है। राज्य गिरोह, राष्ट्रीय गिरोह और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, ये सब सम्मिलित है। अच्छा, अब बात अगर आईलेट्स की अगर छोड़ दें इस समय, तो अगर और आपने बातों की करी, सीबीआई जांच की मांग की, आप लगातार बात कर रहे हैं, किस तरीके से अब आपका जो आगे जो रुख है वो रहने वाला है? क्योंकि धामी सरकार तो कह रही है कि हमने हाई कोर्ट के जज को उन्होंने लिखा है कि आप इसमें अपनी देखरेख में जांच करवाइए। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीआई जांच को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। उस दौरान आंदोलन में सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से चल रहा था। 8 तारीख की रात, मध्य रात्रि को जो पुलिस के द्वारा बर्बरता हुई, प्रशासन के द्वारा जो बर्बरता हुई, गलत तरीके से जो टारगेट किया गया था हम लोगों को, उसके बाद जो आक्रोश सड़कों में दिखा 9 तारीख को, वो सारी घटनाएं हुई, हमारी जेल यात्राएं हुई, हम वापस आए। परंतु मांग तब भी थी, आज भी है, और आज धरना ये शुरू हो चुका है। धरना जो चल रहा है सीबीआई मांग को लेकर, और जो और मांगे हैं पारदर्शिता को लेकर, वो सारे मांगों को लेकर धरना जारी है। इसके लिए अभी हम कर रहे हैं मांग कि सीबीआई लाएँ, और काफ़ी मांगे जो हमने मनवाने में भी हम कामयाब रहे हैं। परंतु जब तक ये बड़ी मांग जो है, जिसमें बड़े सफ़ेद पोस्ट रडार पर आ सकते हैं, बड़े अधिकारी रडार पर आ सकते हैं, जब तक ये नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जी, लाठीचार्ज की बात हुई, पुलिस का कहना था कि पत्थरबाजी शुरू हुई, इस तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, परंतु 8 तारीख को गांधीवादी तरीके से चल रहे धरने को किसने कुचला? एसएसपी देहरादून को किसका कॉल गया कि बेरोजगार संघ को वहाँ से उठाया जाए? किसके आदेश थे? ये जांच का विषय है। गलत तरीके से जो हम पर लाठी जो चलाई जा रही थी, ये एंगल जो लाठी मारने का था, वो किसके आदेश पे हो रहा था, वो जांच का विषय है। दूसरे दिन जो भीड़ सड़कों पर थी, तो युवा तो बेकाबू होगा ही, क्योंकि उसके भविष्य को बेचा जा रहा है, उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उससे वो था। परंतु उस दौरान भी क्या जाँच का विषय है कि पुलिस भी पत्थर फेंक रही है। किसके इशारों पर फेंक रही है? क्या पुलिस ने ही शुरू में पथराव शुरू किया? पुलिस के हाथों में पत्थर है, ऐसे फुटेज है, पुलिस पत्थर फेंक रही है, ऐसे वीडियोज है। तो देख सकते हैं कि ये सारे जांच का विषय है। फोटो भी जारी करी कुछ पत्थरबाजों की? बिल्कुल, पुलिस ने पत्थरबाजों की फ़ोटो जारी करी है, और सोशल मीडिया पर तैरते वीडियो ये भी बता रहे हैं कि पुलिस भी पत्थर फेंक रही है। अब शुरुआत कहाँ से हुई? आपने बच्चों पर जो गलत बर्बरता जो की है, जो आपने लाठियां चलाई है, कईयों के सिर फूटे हैं, कईयों की टांगें आपने तोड़ी है, तो उसके बाद क्या हुआ ये अलग विषय है। परंतु पहले शुरुआत कैसे हुई ये जांच का विषय है। क्या सबसे बड़ा कारण उस पत्थरबाजी का रहा, उस आंदोलन को जो दिशाहीन हुआ आंदोलन, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा, वो जांच का विषय है। अच्छा, आपके धामी सरकार कह रही है, धामी जी खुद कह रहे हैं कि सबसे ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून सबसे सख्त लाए हैं। इस पर बेरोजगार संघ का क्या स्टैंड है? बेरोजगार संघ का साफ स्टैंड है। बेरोजगार संघ ने तमाम मांगों को लेकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसमें हमारी ये मांग थी कि नकल रोधी कानून लाए जाएँ। वो नकल रोधी कानून बेरोजगारों के बलिदान के कारण आया। वो बेरोजगारों ने जब सर पर डंडे खाए, जब खून बहाया, जब जेल गए, तब जाकर नकल रोधी कानून आया। परंतु सरकार की देखिए आधा अधूरा नकल रोधी कानून ले आए। और जो नकल रोधी कानून माफियाओं को रोकने के लिए, माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए आना चाहिए था, नकेल कसने के लिए आना चाहिए था। दुर्भाग्य हमारा यह है कि उत्तरकाशी के एक छात्र पर वो उस नकल रोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज होता है। वो भी कब? जब छात्र कहता है, जो उसके पास पेपर मिला, कि उसमें जो 2 सीलें थी वो टूटी हुई थी, और उसके अतिरिक्त जो तीसरी सील लगी हुई थी वो लगी हुई थी, जो उसका पुख्ता प्रमाण थे और जो आज भी मौजूद है जी। अब ये कह रहे हैं कि इनके पुलिस अधिकारियों के, इनके उप जिलाधिकारियों के बयान आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के दौरान सड़कें खराब होने के कारण सील टूट गई है। तो हमने तो साबित कर दिया है कि रास्ते में आईलेट्स के पेपर में जैसी छेड़खानी हुई ऐसी होती है। हमने साबित कर दिया कि रास्ते में छेड़खानी होती है। तुम साबित करके दिखाओ कि गड्ढे में सील कैसे टूटती है। और दूसरी बात यह है, अगर गड्ढे में सील टूट भी गई तो तीसरी सील उस पर किसने लगाई? क्या गड्ढों के कारण ही वो तीसरी सील उस पर लगी है? ये बड़ी बात है जी, जांच का विषय है जी। अच्छा, आपने बात करी सीबीआई जांच की मांग की, आपने बात करी, लेकिन दूसरी तरफ एसटीएफ ने जांच करी UKSSC घोटाले की, और अब जो है SIT उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग की जांच कर रही है। क्या SIT की जांच पर आपको भरोसा कितना है या नहीं है? एसटीएफ ने शुरुआती दौर में जांच ठीक करी थी। उसके बाद जब मैं ये हमेशा बताते आता हूँ कि 22 वर्षों के इतिहास में आप इतिहास उठाकर देख लेना जांच समितियों का, जो भी प्रदेश की जांच समितियाँ रही है, उसमें जब जांच शुरू हुई है
तब बड़ी अच्छी तरीके से जांच की शुरुआत होती है। परंतु जैसे ही उसमें बड़े अधिकारी और बड़े सफ़ेदपोश की संलिप्तता पाई जाती है, जांच ठप पड़नी शुरू हो जाती है, जांच में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने योग्य हैं और मुझे उम्मीद है कि और पूरा विश्वास है कि ये कोई 2-4 महीने या साल भर का वो नहीं है कि साल भर से चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है। इस रैकेट को तोड़ने के लिए एक बड़ी जो जांच समिति जैसे सेंट्रल ब्यूरो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, CBI है, तो उनको आना होगा और हमारे माननीय न्यायालय जो नैनीताल जो हमारे हाई कोर्ट है उसके माननीय मुख्य जो न्यायाधीश है उनकी निगरानी में जाँच होगी, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पर मैं ये बात कह दूँ कि तमाम भर्तियां हैं, अलग अलग विभागों की भर्तियां हैं, उसमें पुलिस विभाग की भी भर्ती है जिसमें गड़बड़ियां हैं। हम साफ आरोप लगा रहे हैं, उसमें 1500 की जगह 2300 बच्चे ले लिए हैं, उसमें आपने नाम, फादर नेम, नंबर नहीं दिए हैं। किसको क्या पता किसके कितने नंबर है, किसको क्या पता किस जिले से कितने लोग सेलेक्टेड हैं। सेलेक्टेड बच्चे को पता नहीं है कि उसके कितने नंबर है, क्योंकि फाइनल आंसर की जारी नहीं की है। बाहर होने वाले बच्चों को पता नहीं है कि उसके कितने नंबर है। आज 2300 में जो लास्ट बच्चा है वो भी सोच रहा है उसका सिलेक्शन है, परंतु ये तो समय बताएगा जब लास्ट परिणाम जारी होगा। ये आज अलग स्थिति है, उस दिन अलग स्थिति होगी। तो उसमें भी धांधली हुई है, तो पुलिस विभाग के भर्ती में धांधली हुई है, पुलिस ही यहाँ पर जांच कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जांच में कोई पारदर्शिता हो पाएगी जी। और हम आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं, सफ़ेदपोश भी संलिप्त हो सकते हैं। तो इसकी जांच के लिए जांच का बड़ा दायरा करना होगा, तब जाके यहाँ के युवाओं को न्याय मिल पाएगा। अच्छा, आपने बताया कि उसमें जो है बच्चों के नाम नहीं है जिनकी लिस्ट जारी हुई है, और एक और सूची जारी करी गई लोक सेवा आयोग द्वारा नकलची अभ्यर्थियों की। उसमें कई नाम थे ऐसे जिसमें कास्ट थी, लेकिन कई उसमें अधूरे नाम हैं जिसमें किसी की कास्ट ही नहीं है, कुछ उनका रोल नंबर नहीं है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं ये बताता हूँ कि ये लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं। 2020 में जो हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस दौरान भी SIT गठित हुई। उस दौरान भी कुछ बच्चे चिन्हित हुए जिन्होंने ब्लूटूथ के द्वारा नकल की थी। उनकी जब जांच प्रकाशन जो रिपोर्ट है वो जब सार्वजनिक की गई, SIT के माध्यम से आयोग के द्वारा जारी की गई, उसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता सब डाला गया था। और आज भी SIT जो काम कर रही है वो आयोग को सब भेज रही है पूरे डिटेल के साथ कि ये बच्चा संलिप्त है, इसके पिता का नाम ये, पता ये है। परंतु आयोग उस सबको क्यों जारी नहीं कर रहा? आयोग क्यों एक रोल नंबर और सिर्फ नाम जारी कर रहा है? उस नाम के कारण आज ये हो रखा है कि उसी नाम का दूसरा व्यक्ति, कोई ईमानदार व्यक्ति जिसने मेहनत से परीक्षा पास की थी, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, उसके दोस्त उसे गलत निगाह से देख रहे हैं। तो आयोग में पारदर्शिता का तो सवाल नहीं रहता। पारदर्शिता, जिस पारदर्शिता की बात करते हो, यही तो पारदर्शिता थी कि लोगों के सामने आप सब चीज़ें रखते कि ये है, परंतु उसमें भी चोरी हो रही है। क्यों? क्योंकि आयोग में बहुत सी जो एक चेन है वो मिली हुई है। अब इसमें कौन कौन मिले हुए हैं? एक भर्ती जो समीक्षा अधिकारी की भर्ती है वो जांच के दायरे में आई है, जो 2019 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें से 48 का बैच आयोग के अंदर गया है। तो वो भर्ती ही अगर गलत तरीके से हुई है, उस भर्ती में गड़बड़ियाँ हुई है और 48 लोग वहाँ हैं, 48 में से कितने लोग गलत तरीके से गए हैं वो जांच का विषय है। और जो गलत तरीके से जाएगा वो गलत करेगा। BDO BPDO में जो सचिवालय के अंदर जो 2 अपर निजी सचिव पकड़े गए वो गलत तरीके से गए थे, सिलेक्टेड हुए थे। उसके बाद BDO BPDO का पेपर बेचा, और भी कितना पेपर बेचे, ये भी जांच का विषय है। अच्छा जी, पेपर बेचने की बात आपने आई। संजय चतुर्वेदी जो मुख्य आरोपी बने, लोक सेवा आयोग के अधिकारी थे, वो ये मामला जब सामने आया तब उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब चर्चाएं ये भी हैं कि गोपनीयता पर सवाल उठे लोक सेवा आयोग की, और जब से वो ड्यूटी करते हुए आ रहे थे उसमें कितने उनके अंडर में जो एग्ज़ाम हुए होंगे उस पर अब सवाल खड़े होने लगे कि जांच उसकी भी होनी चाहिए। इस पर किस तरीके से देखते हैं? तो लोक सेवा आयोग की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, यहाँ पर एक संजय चतुर्वेदी की बात नहीं है, वहाँ पर कई संजीव चतुर्वेदी हैं और कई गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये अब जांच का विषय है। अब सरकार को या आयोग को आगे आना चाहिए था, आयोग के अध्यक्ष को आगे आना चाहिए था जांच के लिए जी कि किन लोगों की जांच करवानी है। आयोग के सचिव को आगे आना चाहिए था, परंतु ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का है, या मैं ये कहूँ कि मामला इतना गंभीर है कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, इतना कुछ होने के बाद भी आयोग के अध्यक्ष मीडिया के सामने नहीं आए, आयोग के सचिव मीडिया के सामने नहीं आए। चोरों की तरह, अगर हम कभी आरोप लगाते, चोरों की तरह रात 11-11 बजे अपने प्रेस नोट जारी कर रहे हैं बिना सिग्नेचर वाले। तो ये दर्शाता है कि कितनी गंभीरता उनमें दिखती है, कितने वो पाक साफ है, कितनी पारदर्शिता से पेपर करवा रहे, ये सब दिखता है। परंतु मैं ये कहता हूँ उन आयोग के पदाधिकारियों को भी, और जांच जो हमारी समितियां हैं उनके जो मेंबर्स हैं या उनके जो हेड हैं,
उनको भी ये कहूँगा कि जब 15 का मामला 22 में खुल सकता है तो समय ज़रूर तुम्हारा भी है, परंतु अगर समय मिल गया तो मामले आगे खुलेंगे, नपेंगे, जेलों के अंदर ठूसे जाएंगे। आज तुम हमें जेलों के अंदर भेज रहे हो, परंतु अगर तुम गलत करोगे तो भविष्य में तुम्हें जेलों के अंदर रखा जाएगा, ये हम कहते हैं। जी अच्छा, एक काफ़ी ज़्यादा आपने एक वायरल भी हुआ आपका भी, आपने धामी जी को थैंक यू कहा। हाल ही में दर्ज मुकदमे थे जो धामी जी ने वो विधानसभा गैर साइड में वापस लिए, बड़ी घोषणा की कहीं ना कहीं, इससे बेरोजगारों को कहीं ना कहीं खुशी की लहर दिख रही है। देखिए खुशी की क्या लहर है, वो धामी जी का एक अपना पॉलिटिकल स्टैंड है, उन्होंने लिया। जब उन्होंने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और दुर्भाग्यपूर्ण बताने के बाद अगर मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो फर्जी मुकदमे ही कहलाए जाएंगे। वो फर्जी मुकदमे थे। यहाँ तक कि देहरादून के एसएसपी का जो बयान आया था 2 दिन पहले, उससे घोषणा से 2 दिन पहले, कि हमने काफ़ी बच्चों को चिन्हित तो कर लिया है, मैं संख्या नहीं बताऊंगा, और उनके नाम, नंबर और पते की जानकारी ली जा रही है, और वो बच्चे ज़्यादा विकासनगर, कालसी, चकराता के हैं। भाई जब तुम्हारे पास नाम, नंबर, पता नहीं है, तुम ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि चकराता, विकासनगर, कालसी के बच्चे थे? मतलब बताना क्या जा रहे हो? किसी क्षेत्र विशेष को बदनाम करने की क्या कोशिश की जा रही है? इसका भी जवाब दिया जाएगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धामी जी ने मुकदमे वापस लिए, वो फर्जी मुकदमे वापस लिए, उसके फर्जी मुकदमे वापस लेने के लिए अगर कदम आगे बढ़ाएं तो उसका धन्यवाद हमने किया है। जी, इसका वो एहसान ना माने कि उन्होंने मुकदमे वापस किए। वो मुकदमे फर्जी थे, उन्हें वापस लेने थे, आज नहीं तो कल कोर्ट के माध्यम से वापस होते। जी।